अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप रेट विद असरा। और मैंने यहाँ पे छोड़ा था जनरल इक्वेशन फॉर एरोबिक सेल ग्रोथ। अब ये क्या है, यहाँ पे देखें जो भी सेल है, ठीक है, यहाँ सेल है या कोई भी माइक्रोब है, सेल उसी माइक्रोब का होगा ना जिसको हमने ग्रो करवाना है। अब वो सेल को, जैसे आप है और आपको जिंदा रहने के लिए क्या कुछ चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो सेल को भी यही सब कुछ चाहिए। लेकिन किसी और तरह से उसको कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन उसे कार्बन सोर्स चाहिए, ठीक है, कार्बन सोर्स चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट, कार्बन सोर्स एक ही चीज है, सबस्ट्रेट क्या चीज है, हम किस चीज को सबस्ट्रेट कहते हैं? सबस्ट्रेट हर उस चीज को कहते हैं जिस चीज के ऊपर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है वो सबस्ट्रेट है। जैसे आप लोग अगर अभी बैठे हैं किसी भी चेयर पे, तो आपकी जो चेयर है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। अगर आप लोग चल रहे हैं, अगर आप खड़े हैं जमीन के ऊपर, तो जमीन क्या है, जमीन सबस्ट्रेट है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, जिस मीडियम के अंदर वो सरवाइव करता है, वो रहता है, ग्रो करता है, खाता है, पीता है, डिफेंस भी करता है अपना, तो वो जो जगह है ना उस वो है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट को ही हम कार्बन सोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे कार्बन सोर्स में क्या कुछ आ जाता है, कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अलग से, यानी कि इसकी ये शो करिए कि ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स में आ जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। सेल के अंदर जब हम ये सब चीजें इनको प्रोवाइड करते हैं, एक सेल को, एक माइक्रोब को, यीस्ट को, एस्कर्शिया कोलाई को, किसी भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो बनाता है ड्राई बायोमास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। अब फॉर सेल और माइक्रोबियल कल्चर वी नीड सम फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या चीजें चाहिए अभी ऊपर बता दिया है। कार्बन सोर्स चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। अब सेल जो है ना, एक सिंपल सेल, वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स डायनामिक एंटिटी है। व्हाट इज हाईली कॉम्प्लेक्स डायनामिक एंटिटी? डायनामिक कहते हैं उस चीज को जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहे। तो सेल में कंटिन्यूसली क्या चेंज होता है? क्या राइबोसोम नहीं होता उसमें? एक मिनट में होता है, दूसरे मिनट में नहीं होता, होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, होता है। उसमें सेल वॉल नहीं होती, होती। उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सब कुछ तो होता है उसमें, हर टाइम होता है। लेकिन उसमें डायनामिक चीज जो होती है वो क्या होती है? एटीपी का नंबर, एडीपी का नंबर, एनएडीपीएच का नंबर, ठीक है। इन चीजों की जो तादाद है ना, वो, क्योंकि ये चीजें बनती भी हैं, खत्म भी होती हैं, फिर बनती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर बनती, किसी भी टाइम में सेम नहीं रहती। हम ये नहीं कह सकते कि इस सेल के अंदर इतने ही एटीपी होते हैं, नहीं, इतने एटीपी बनते हैं, फिर इतने टूट भी जाते हैं, फिर यूज भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से एटीपी आते हैं, फिर दोबारा एटीपी बनते हैं, इस तरह से ये चीज चलती रहती है। तो इसको स्टैटिक नहीं कहते, एंड इज नॉट स्टैटिक एज नंबर ऑफ एडीपी, एटीपी, एनएडीपीएच एंड अदर composition varies with time and not remain same always with the help of MELD। MELD क्या है? MELD एक टेक्निक है जिससे हम जो है ना इनके एटीपी वगैरह के नंबर्स जो है, इनकी जो क्वांटिटी है ना, वो काउंट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ड्राई बायोमास कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के जो ड्राई बायोमास कंपोजिशन है ना, क्या करते हैं कि आप सेल को लेते हो, सेल को माइक्रोवेव ओवन करते हो ओवरनाइट, या जितना भी उसका टाइम स्पेंड होगा उतना टाइम उसको जो है वो आप माइक्रोवेव करने के बाद आप मेल्डी को यूज कर सकते हो। काफी हद तक ये ठीक बताता है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो ये भी नहीं बता सकता, लेकिन काफी हद तक ये ठीक बताता है, ठीक है। इन अबव इक्वेशन, अब ये आप लोगों के पास ऊपर इक्वेशन में आप लोगों को कार्बन की समझ आ गई, हाइड्रोजन की आ गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब की समझ आ गई। लेकिन आप लोगों को डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ए, बी, जी, एच, आई, सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ई, एफ, डी, जे, के, एल, एम, इनकी समझ नहीं आई होगी। तो ये सब क्या है, इनके अंदर जो इनकी स्टार्टिंग में है, जैसे ऑक्सीजन के स्टार्टिंग में ए है, इसके स्टार्टिंग में बी है, सी है, डी, ई, एफ, ये सब है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। इन अबव इक्वेशन ए बी सी डी ई एफ आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ड्राई बायोमास कंपोजिशन ऑफ। अब क्यों है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स? ये इसलिए है क्योंकि आपकी इस इक्वेशन के अंदर आपको नहीं पता कि आपने कितना कार्बन सोर्स यूज करना है, तो कितना ऑक्सीजन यूज किया जाएगा और कितना नाइट्रोजन सोर्स यूज किया जाएगा, और इन सब की कितनी कितनी अमाउंट होगी, तो कितना ड्राई बायोमास बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये सब चीजें इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, तभी तो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। स्टोइकियोमेट्री का काम यही है कि आपने कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज यूज करनी है, तो कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में बनेगी,
जैसे अगर आपने 1 कप चाय बनानी है तो उस 1 कप चाय के अंदर आप आधा कप दूध या आधा कप या आप 1 कप दूध इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर आप आधा चम्मच पत्ती डाल लेते हो, 1 चम्मच चीनी डाल लेते हो, ठीक है, और उसको हीट का भी थोड़ा टाइम होगा, इतना टाइम आपने हीट करना है इतने फ्लेम पे, ठीक है। तो ये हर चीज की क्वांटिटी होती है बकायदा, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है वो एक जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है। तो ये चीजें आप लोग इस्तेमाल करोगे, सॉरी इसको चेक करने के लिए स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होती है इनकी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। ये सब है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स है। ड्राई बायोमास कंपोजिशन ऑफ इकोलाई हैज अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स बट इट्स 90 to 95% कैन बी अकाउंटेड फॉर 4 मेजर एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कह रहा है कि इसके अंदर, अब इकोलाई की हम बात करते हैं क्योंकि हमारा जो पसंदीदा है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका हमें नाम याद रह जाता है वो इकोलाई होता है। अब इकोलाई के अंदर हम बात करते हैं कि इकोलाई ना बाकी सारे एलिमेंट्स को भी यूज करता है, ठीक है। वो मैंगनीज को भी यूज करता होगा, वो जिंक को भी यूज करता होगा, बाकी सारे काफी सारे एलिमेंट्स को यूज करता होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेजर एलिमेंट्स है ना जिनकी वो क्वांटिटी मेजर यूज करता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है इनकी क्वांटिटी याद करने का। अगर कार्बन 1 होगा ना, अगर कार्बन मतलब 1 मतलब कार्बन की वैल्यू है तो हाइड्रोजन इतना होगा, ऑक्सीजन इतना होगा, नाइट्रोजन इतना होगा, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर सेल बायोमास व्हेन कंपोजिशन एनालिसिस इज नॉट अवेलेबल 5 to 10% रेजिडुअल एश कैन आल्सो बी अकाउंट, ठीक है। तो जब आपके पास बाकी नहीं होते तो आप 5 से 10% तक रेजिडुअल एश को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंटल बैलेंसेस के अंदर अब मेरा सी थोड़ा सा खा गया है, तो यहाँ पे ये सी है, सी के साथ डब्ल्यू है, आगे HON है, मतलब यहाँ के पास कार्बन सोर्स है, ऑक्सीजन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, ड्राई बायोमास कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रोडक्ट है। इनके अंदर ये सब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब ये सी बैलेंस जो है, H बैलेंस है, O बैलेंस है, ये सब कैसे आएंगे? तो ये सब ऐसे आएंगे कि आप लोग समझ लें कि ये जो एरो है, अब ये ध्यान से समझने वाली चीज है, ये एरो है, ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड की चीजें और इक्वल के इस साइड की चीजें। इस साइड पे हम सी से शुरू करेंगे, यहाँ पे अलिफ बे में तो सबसे पहले सी ही है ना, तो यहाँ पे सी से शुरू करेंगे। सी में क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे और कहीं पे सी है? नहीं है, तो एरो है, और एरो हमने क्या समझा है? इक्वल, डब्ल्यू के बाद इक्वल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे सी है और सी के साथ क्या है? छोटा वाला सी, तो हमने छोटा वाला सी लिख दिया। इसके अंदर और कहीं पे भी सी नहीं है। फिर नेक्स्ट प्लस प्लस, फिर यहाँ पे फिर से सी है, यानी कार्बन वाला सी है, तो कार्बन के साथ क्या है? डी, तो आपने यहाँ पे डी लिख दिया। प्लस ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, मतलब इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा इस चीज को। वैसे इतना भी नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। अभी अब जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। अब कार्बन के साथ डी है, डी लिख दिया, प्लस इस वाटर में कोई कार्बन नहीं है, इस प्रोडक्ट में कार्बन है, कार्बन के साथ F है और J है। तो आपको पता ही है कि हम जब इस तरह से दो वैल्यूज होती है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लिखा और FJ को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है कार्बन बैलेंस के लिए। उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, तो अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के साथ पहले यहाँ पे क्या है? X, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे X लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, प्लस ऑक्सीजन में यहाँ पे तो है ही नहीं है। फिर नाइट्रोजन सोर्स में आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ B भी है और G भी है, तो जिस तरह आपने F और J को मल्टीप्लाई किया था इसी तरह आपने B और G को भी मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन पहले में ही है, C है उसके साथ और अल्फा है, तो आपने C और अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वाटर में है E और 2, तो आप लोगों ने 2E लिख दिया। प्लस प्रोडक्ट के अंदर है आपके पास हाइड्रोजन K एंड F, तो आपने F एंड K को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई है हाइड्रोजन बैलेंस के लिए। उसके बाद है ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस के लिए क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे कार्बन के लिए किया, जैसे हाइड्रोजन के लिए किया, वैसे ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे। Y है पहले, तो Y लिख दिया, फिर प्लस A2, यानी ऑक्सीजन के साथ A भी है और 2 भी है, तो आपने 2A लिख दिया। प्लस नाइट्रोजन सोर्स में भी है, ऑक्सीजन के साथ H है और B है, ठीक है, तो आपने BH लिख दिया।
एरो की जगह इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन में बीटा है और सी है, तो आप सी बीटा यहाँ बीटा सी लिख दे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन में आपके पास है डी और 2, तो आपने 2D लिख दिया, प्लस वाटर में आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ E है, तो आपने E लिख दिया, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपके पास ऑक्सीजन के साथ L है, F है, तो आपने Fl लिख दिया। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई, किसके लिए? ऑक्सीजन बैलेंस के लिए। उसके बाद है आपके पास नाइट्रोजन बैलेंस। तो जैसे आपने ये थिंक किए वैसे आपने नाइट्रोजन को पता करना है। यहाँ पे पहले नाइट्रोजन के साथ Z है तो सिर्फ Z लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन में तो नाइट्रोजन है ही नहीं है, फिर नाइट्रोजन सोर्स में है, नाइट्रोजन I है और B है नाइट्रोजन के साथ, तो आपने Bi लिख दिया, एरो की जगह इक्वल लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है डेल्टा और C, तो यहाँ पे आपने C और डेल्टा लिख दिया, प्लस आगे कार्बन डाइऑक्साइड में भी नाइट्रोजन नहीं है, वाटर में भी नहीं है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में क्या है? M और F, तो F और M, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो अननोन कोएफिशिएंट्स हैं, यानी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स हैं, वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब यहाँ पे ना इन्होंने 5 इसको कंसिडर, F को कंसिडर नहीं किया, इस चीज को कंसिडर नहीं किया, प्रोडक्ट को कंसिडर इसलिए नहीं किया, आपको काफी सारी ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिनमें FJ, FK, FL और FM नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत सी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ इतनी ही चीजें होती हैं, कई दफा वाटर भी नहीं होगा, कई दफा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, कई दफा ड्राई बायोमास कंपोजिशन नहीं होगी बल्कि उसकी जगह प्रोडक्ट होगा। यानी ऐसी इक्वेशंस होंगी कि जिनमें यहाँ पे 2 चीजें होंगी, यहाँ पे 1 चीज होगी, बस इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो ये नहीं होगा कि वो इक्वेशन गलत है या वो बैलेंस सही नहीं है, वो बैलेंस भी होगी, वो पूरी भी होगी, उनमें ये चीजें नहीं भी होंगी। तो ठीक है, ये एक पूरी है कि जिसकी जो एक कंप्लीट जो फड़के इक्वेशन होगी ना, उसमें ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसमें ये सब कुछ नहीं भी है तो भी वो एक कंप्लीट इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे 5 कोएफिशिएंट्स की बात की है, उन्होंने F की बात नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर हम F को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इस वाले कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते, तो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 अननोन के लिए 4 इक्वेशंस काफी नहीं होती। ठीक है, जितनी अननोन वैल्यूज हो ना उतनी ही इक्वेशंस होती हैं, तो वी नीड 1 मोर इक्वेशन। तो मजीद एक इक्वेशन के लिए क्या है? एक और इक्वेशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। सो द फिफ्थ इक्वेशन इज एज फॉलो, RQ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। क्या मतलब? इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके मोल्स यानी इसका जो A वाली वैल्यू है, जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे, ठीक है, कंज्यूम होंगे, और जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस होंगे, उनसे जो है फिफ्थ इक्वेशन हमने बनाई है। ठीक है, यानी कि D/A। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। RQ को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, D को बोलेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड A फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो यहाँ तक थी इन सब चीजों की, इस जो इसकी इक्वेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन की, उसकी इक्वेशन, उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, वो कैसे पता चलेंगे। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख के इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ज्यादा वीडियोस एडिट कर दी हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।